सोलैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि तांग बुलिन श्रेक अकादमी में योगदान अंकों के लिए कठिन काम चुनता है और अपनी ब्लैक स्मिथ क्षमता दिखाता है। उद्घाटन समारोह में शक्तिशाली शिक्षकों और एल्डर काई की उपस्थिति से उसे अकादमी की असली भव्यता का एहसास होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टांग वुलिन के समूह ने एक दूसरे की ओर बेचैनी भरी नजरों से देखा। उनके दिल आशंका से भर गए। अतीत में एल्डर काई ने घोषणा की थी कि आंतरिक प्रांगण इना कोर्ट में प्रवेश पाने के लिए उन्हें 20 वर्ष की आयु से पहले बैटल आर्मर मास्टर बनना होगा। अब उन्हें समझ आया कि उसकी ये असाधारण मांग आखिर आई कहाँ से थी। वो बाहरी प्रांगण की प्रधानाचार्य थी। इस नाते ऐसे नियम थोपने का उसे पूरा अधिकार था। एल्डर काई के चेहरे पर उदासीनता की नकाब थी। श्रेक अकादमी ने कभी भी अपने छात्रों को साधना के लिए मजबूर नहीं किया है, ना ही यहाँ की शिक्षा अनिवार्य है। हर साल एक छोटी परीक्षा होती है और हर 3 साल में एक बड़ी परीक्षा। यदि कोई छात्र 2 बार छोटी परीक्षा में असफल होता है तो उसे अकादमी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए अगले 3 वर्षों में हर कक्षा में छात्रों की संख्या कम होती जाएगी। छठी कक्षा के वे छात्र जिन्होंने अब तक स्नातक की आवश्यकताएं पूरी नहीं की है, मैं आशा करती हूं कि वे 35 वर्ष की आयु से पहले उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। जहां तक नए छात्रों की बात है, आप चाहें तो आराम से और ढीले ढाले रह सकते हैं, लेकिन तब संभव है कि 3 साल बाद आप यहां न रहें। बेशक श्रेक अकादमी आपकी शिक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आप अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन मांग सकते हैं और परिसर में उपलब्ध असंख्य सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से इन सुविधाओं के लिए आपको योगदान अंकों का आदान प्रदान करना होगा। आप नए छात्र जल्द ही योगदान अंकों के महत्व को समझ जाएंगे। अब नए शैक्षणिक वर्ष की पूर्व संध्या पर आइए श्रेक की पीढ़ियों के सम्मान और गौरव का उत्सव मनाएं और आने वाली अनगिनत पीढ़ियों की भव्यता की कामना करें। लेकिन भविष्य में आप उस गौरव का हिस्सा बनेंगे या किनारे रह जाएंगे, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करेगा। बस इतना ही? क्या उसका भाषण कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं था? यहाँ तक कि तांग वुलिन को ईस्ट सी अकादमी का उद्घाटन समारोह भी संक्षिप्त लगा था, लेकिन उसे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि श्रेक अकादमी का समारोह तो रिकॉर्ड समय में ही समाप्त हो जाएगा। फिर भी एल्डर काई के भाषण से उसने कई नई बातें सीखी। श्रेक अकादमी की तौहाड़ प्रणाली अपनी प्रसिद्धि के अनुरूप थी। जो भी श्रेक से स्नातक होना चाहता था, उसे खून पसीना बहाना ही पड़ेगा, कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए उस दिन तक जब वो दुनिया की चोटी पर खड़ा होगा। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। तांग वुलिन ने अनायास ही अपनी मुट्ठियां भींच ली। समारोह समाप्त होते ही हवा में मौजूद शिक्षक अलग अलग दिशाओं में बट गए। हर एक अपनी अपनी कक्षा की ओर उड़ गया। जब तांग वुलिन और उसके दोस्तों ने वू जैंगकोंग और शेन ई को अपनी ओर उड़ते देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। तो शिक्षक वू और शिक्षक शेन हमारे शिक्षक होंगे? रुको, क्या वो भी यहाँ उड़कर आ रही है? उनकी मुस्कानें जम गई। एक ऐसी व्यक्ति जिससे वे फिर कभी सामना नहीं करना चाहते थे, आसमान से उनकी ओर आ रही थी। उसके होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी और उसकी नज़रें उन पर टिक गई। नहीं हो सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसे रोकने के लिए वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैं इस वर्ष की नई कक्षा का व्यक्तिगत रूप से प्रबंधन करूंगी। मेरे साथ सहायक शिक्षक होंगे, शिक्षक शेन ई और शिक्षक वू शैंगकोंग। अब कक्षा की ओर चलिए। ये शब्द सुनते ही तांग वुलिन की आंखें फैल गई। शिए का मुंह खुला का खुला रह गया। सुसवायान हाफ उठी और गु युए के होठ कांपने लगे। क्या ये क्या हो रहा है? उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि एल्डर काई ऐसा करेंगी। हमें परेशान करने के लिए वो आखिर कितनी दूर तक जाएंगी? वो हमसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? एल्डर काई के बोलते ही वो स्कूल की इमारत की ओर उड़ गई, पूरी कक्षा को अपने पीछे लेते हुए। तांग वुलिन और अन्य लोग ये नहीं जानते थे कि उस समय एल्डर काई के होठों पर एक चालाक मुस्कान थी और उसकी आंखों में संतोष की चमक थी। गु युए के इनकार के बाद भी वो बिल्कुल चिंतित नहीं थी। इसका एक कारण था। बाहरी प्रांगण की प्रधानाचार्य होने के नाते जिस क्षण उन्होंने उन्हें आंतरिक प्रांगण में प्रवेश से रोका, उसी क्षण से वे उसकी हथेली में थे। इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी थी कि आंतरिक प्रांगण में प्रवेश के लिए उन्हें 20 वर्ष की आयु से पहले बैटल आर्मर मास्टर बनना होगा। इस मामले में जुओ शी भी उसके निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। सी गॉड्स पवेलियन के बुजुर्गों के बीच कार्य विभाजन स्पष्ट और पूर्ण था और बाहरी प्रांगण पूरी तरह एल्डर काई के अधिकार क्षेत्र में था। उसकी चालें बेहद चतुर हैं और उसकी दूरदृष्टि गहरी है, तांग वुलिन ने आह भरी। इस अनुभवी दिग्गज के सामने वे तो बस भोले भाले नए खिलाड़ी थे। तीनों शिक्षक आगे उतर गए, छात्रों को उनके पीछे पीछे जल्दी करने के लिए छोड़ते हुए। संभवतः वर्किंग स्टूडेंट होने के कारण तांग वुलिन और अन्य लोगों को भीड़ के पीछे कर दिया गया, जबकि शुरुआत में वे सबसे आगे थे।
स्कूल की इमारत परीक्षा के समय से अलग महसूस हो रही थी। भले ही एल्डर काई की उपस्थिति से चारों उदास थे, लेकिन अब भी श्रेक अकादमी के छात्र थे और उनका पुराना प्रशिक्षक वू शैंगकोंग अब भी उन्हें पढ़ाने वाला था, इसलिए स्थिति पूरी तरह बुरी नहीं थी। वे बाहरी प्रांगण की पहली कक्षा के कक्ष में पहुंचे, जो पहली मंजिल पर था। ये एक विशाल लेक्चर थिएटर था जिसमें 300 लोग बैठ सकते थे। एल्डर काई मंच पर चढ़ी और लेक्चरन के पीछे खड़ी हो गई। एक और शेन ई ने कहा, छात्रों, कृपया मेरे द्वारा बताए गए अनुसार अपनी सीटें ले। तांग बुलेन, पहली पंक्ति पहली सीट। पहली पंक्ति पहली सीट? मेरा नाम सबसे पहले लिया गया? तांग बुलेन ने आश्चर्य दबाते हुए जल्दी से अपनी सीट संभाली। पहली पंक्ति की पहली सीट न तो बाईं ओर थी न दाईं ओर, बल्कि ठीक बीच में। गुयुए, पहली पंक्ति दूसरी सीट। ये टैंग बुलेन के दाईं ओर थी। शिए, पहली पंक्ति तीसरी सीट। ये टैंग बुलेन के बाईं ओर थी। सुसवायान, पहली पंक्ति चौथी सीट। वो गुयुए की दूसरी ओर बैठी। उनकी सीटें लेक्चरन से सबसे नजदीक थी, 5 मीटर से भी कम दूरी पर। जो भी वहां खड़ा होता उसकी पूरी नजर उन पर रहती। सीट पर बैठते ही चारों के चेहरे अजीब हो गए। शिए के ऊपर मानो काली घटा छा गई हो और सुसवायान का चेहरा भूत की तरह पीला पड़ गया। दूसरी ओर गुयुए ने खुद को बेहतर संभाला, हालांकि उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। वे सभी जानते थे कि ये बैठने की व्यवस्था एल्डर काई ने जानबूझकर की थी। स्कूल शुरू होने से पहले ही उन्होंने मुख्य प्रशिक्षक को नाराज कर दिया था। आने वाले दिन कठिन होने वाले थे। शिए ने तांग बुलेन की ओर देखा, मानो आगे की रणनीति पूछ रहा हो। तांग बुलेन ने हल्का सा सिर हिलाया, उसकी चिंता को स्वीकार करते हुए, लेकिन ये भी जताते हुए कि इस स्थिति पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। उसकी योजनाएं सामने आने तक इंतजार करने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। जब बाकी छात्र भी बैठ गए तो लेक्चर थिएटर केवल 1/3 ही भरा हुआ था। एल्डर काई, इस वर्ष की नई कक्षा में 101 छात्र होने चाहिए और मैंने गिनती कर ली है, सभी 101 उपस्थित हैं, शेन ई ने रिपोर्ट दी। एल्डर काई ने तांग बुलेन और उसके साथियों की ओर ध्यान नहीं दिया और उदासीन स्वर में बोली, मुझे विश्वास है कि उद्घाटन समारोह में कही गई बातें आप सभी ने सुन ली होंगी, इसलिए मैं उन्हें दोहराऊंगी नहीं। श्रेक अकादमी में शिक्षक केवल आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस पर चलना आपको स्वयं होता है। यहाँ आपकी सफलता पूरी तरह आपके प्रयासों पर निर्भर करती है। ठीक है, इतना पर्याप्त है। आज आप यहाँ की कार्यप्रणाली से परिचित होंगे। शिक्षक शेन नियमों और शिक्षा प्रणाली के बारे में समझाएंगे। शिक्षक शेन, कृपया शुरू करें। अपना भाषण समाप्त करते ही एल्डर काई तुरंत जाने लगी, लेकिन लेक्चर थिएटर के दरवाजे से निकलने से पहले उन्होंने तांग बुलेन के समूह पर एक सरसरी नजर डाली। उनके जाते ही चारों ने एक साथ राहत की सांस ली। इसमें कोई संदेह नहीं था, अगर वो मौजूद न रहे तो उनके लिए बेहतर था। सच कहें तो अगर वो नई कक्षा का प्रबंधन ही न करे तो सबसे अच्छा था। एल्डर काई के व्याख्यान के जाने के बाद शेन ई ने मंच संभाला और अपनी दृष्टि सभी छात्रों पर डाली। श्रेक अकेडमी की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो कुछ भी मैं आप कहने जा रही हूँ वो आपके भविष्य के अध्ययन से संबंधित है, इसलिए ध्यान से सुनिए। नए छात्रों के लिए इन बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है और मैं इन्हें दोहराऊंगी नहीं। अब आप सभी श्रेक अकेडमी के सदस्य हैं। बाहरी दुनिया में आप जो भी करेंगे वो श्रेक अकेडमी का प्रतिनिधित्व करेगा। यदि आपने अपनी सीमाएं लांघी तो अकेडमी आपको दंडित करेगी। ये दंड संघ के किसी भी निर्णय से पूरी तरह असंबंधित होगा। आखिरी शब्दों के साथ ही उसकी आवाज़ गंभीर हो गई। श्रेक अकेडमी और उसके अधीन श्रेक सिटी डोलुओ महाद्वीप में एक शक्तिशाली स्वतंत्र संगठन थे। यहाँ के नियम और दंड केवल श्रेक द्वारा तय किए जाते थे। संघ का इस पर कोई अधिकार नहीं था। आप सभी के पास एक छात्र पहचान पत्र है जिसमें आपकी जानकारी और योगदान अंक, कंट्रीब्यूशन अंक संग्रहित हैं। मुझे यकीन है कि आप जानना चाहने होंगे कि इन अंकों का उपयोग किस लिए किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहूँ तो बाहरी प्रांगण में लगभग हर चीज़ के लिए आप इन्हें साधना संसाधनों, स्पिरिट सोल्स, परिसर की विशेष सुविधाओं के उपयोग, शिक्षकों से व्यक्तिगत मार्गदर्शन और स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में प्रवेश के लिए बदल सकते हैं। विशेष रूप से कामकाजी छात्रों को भोजन खरीदने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। उचित सीमाओं के भीतर आप इन्हें लगभग हर चीज़ के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि अधिक योगदान अंक कैसे प्राप्त किए जाएं? सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि आप पैसे से योगदान अंक नहीं खरीद सकते। इन्हें कमाने के लिए आपको अकेडमी के लिए कार्य करने होंगे। कार्यों की कई किस्में हैं, जैसे शारीरिक श्रम, धातु ढालना, मेका डिज़ाइन, मेका निर्माण, मेका रखरखाव आदि। जब तक आप कार्य पूरा कर सकते हैं आपको योगदान अंक मिलेंगे। ये अंक छात्रों के बीच स्थानांतरित भी किए जा सकते हैं। निजी लेन देन को अकेडमी का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, लेकिन आप थोड़े शुल्क पर अकेडमी के सार्वजनिक मंच के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। जब तक श्रेक अकेडमी अस्तित्व में है ये अंक मान्य रहेंगे और आप इन्हें किस पर खर्च करते हैं ये पूरी तरह आप पर निर्भर
निर्भर है। हाँ, यदि आपको निष्कासित किया जाता है तो जाने से पहले आपको अपने सभी अंक खर्च करने का अवसर दिया जाएगा। कक्षाएं केवल सुबह आयोजित होती हैं, दोपहर और शाम को आप जो चाहे कर सकते हैं, चाहे परिसर में अध्ययन करें या शहर में बाहर जाएं। बस शर्त यह है कि आपकी सुबह की कक्षाएं न छूटे। विशेष परिस्थितियों और शिक्षक की अनुमति के बिना देर से आना स्वीकार नहीं किया जाएगा। देर से आने को अनुपस्थिति माना जाएगा। जो भी छात्र 3 बार अनुपस्थित होगा उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको संघ के धन से खरीदी गई कोई भी वस्तु परिसर में लाने की अनुमति नहीं है। पकड़े जाने पर वस्तु की कीमत के 10 गुना योगदान अंक जुर्माने के रूप में काटे जाएंगे। आप तस्करी की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी सलाह नहीं दूंगी। परिसर के कुछ स्थान संघ का धन स्वीकार करते हैं, लेकिन जैसा कि आप में से कई जानते होंगे, वे अत्यंत महंगे हैं। कामकाजी छात्रों के लिए स्थिति और कठिन होगी। आपको अपने भोजन का खर्च स्वयं उठाना होगा। कोई आपको परिसर से बाहर खाने से नहीं रोकेगा, लेकिन मैं सुझाव दूंगी कि आप इस पर लगने वाले समय के बारे में सोचें। यहाँ समय सबसे कीमती चीज़ है। यदि आप पीछे रह गए तो निष्कासन का जोखिम रहेगा। एक और बात है जिसका उल्लेख एल्डर काई ने पहले नहीं किया। श्रेक अकेडमी की उन्मूलन प्रणाली के अनुसार वार्षिक लघु परीक्षाओं में नीचे के 5 छात्रों को निष्कासित कर दिया जाएगा। श्रेक अकेडमी केवल राक्षसों को तैयार करती है। आप यहाँ आराम से समय बिता सकते हैं, लेकिन तब आपकी पढ़ाई केवल 1 वर्ष तक ही सीमित रहेगी। वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की सूची बाद में दी जाएगी। उनमें से कुछ सामान्य छात्रों के लिए निःशुल्क होंगे, जबकि कुछ के लिए शुल्क देना होगा। लेकिन कामकाजी छात्रों को चुने गए सभी वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के लिए भुगतान करना होगा। सभी छात्रों को इन कक्षाओं में उपयोग होने वाले संसाधनों के लिए योगदान अंक खर्च करने होंगे। फिलहाल आपको इतना ही जानना आवश्यक है, इसलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। आप परिसर से परिचित हो सकते हैं या अंक कमाने के लिए कुछ काम आजमा सकते हैं। ओह, और हाँ, अंकों की कटौती से सावधान रहें। यदि किसी के अंक -1000 तक पहुंच गए तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। शैनिये ने श्रेक अकेडमी की कार्यप्रणाली ऐसे समझाई मानो वो किसी पटकथा से पढ़ रही हो, लेकिन हर शब्द टांग वुलेन के दिल पर चोट कर रहा था। पाठ्यक्रम सुनने में आसान लगता था और कक्षाएं केवल सुबह आयोजित होती थीं, लेकिन उन्मूलन और योगदान अंक प्रणाली छात्रों को सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए मजबूर करती थी। जो भी छात्र अपनी दोपहर और शाम स्वयं को सुधारने में नहीं लगाता, वो पीछे रह जाने का जोखिम उठाता। साथ ही उन्हें काम करके योगदान अंक भी कमाने पड़ते थे। वास्तव में उनका कार्यक्रम अत्यंत व्यस्त था। टांग वुलेन को स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि यहाँ की प्रतिस्पर्धा कितनी भयंकर थी। श्रेक अकेडमी ईसी अकेडमी से कहीं अधिक कठिन थी, और जो कुछ भी उसे चाहिए था उसके लिए उसे केवल स्वयं पर निर्भर रहना होगा। फिर भी मेहनत करने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। टांग वुलेन की आंखों में आत्मविश्वास चमक उठा। अब जबकि वो 5वें दर्जे का लोहार बन चुका था, तो उसे और उसके साथियों को योगदान अंकों की चिंता नहीं करनी थी। उसने उसी सुबह शिए से अपने द्वितीय व्यवसाय में सुधार करने को इसलिए कहा था क्योंकि उसे डर था कि बाकी लोग योगदान अंकों के लिए उस पर निर्भर हो जाएंगे और अपने द्वितीय व्यवसायों में प्रगति नहीं करेंगे। उन्हें अपनी स्वयं की बैटल आर्मर के निर्माण में शामिल होना आवश्यक था, तभी वो इसे सही ढंग से उपयोग कर सकते थे। इसके लिए उन्हें अपने अपने पेशों में सुधार कर 4थे दर्जे तक पहुंचना आवश्यक था, और 2 शब्दीय बैटल आर्मर ढालने के लिए 5वें दर्जे तक पहुंचना अनिवार्य था। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता था। श्रेक अकेडमी ने उन चारों को सबसे बड़ा लाभ ये दिया कि उनके दृष्टिकोण का विस्तार हुआ। यहाँ वे वास्तव में भविष्य के बैटल आर्मर मास्टर्स के रूप में स्वयं को विकसित कर सकते थे। ठीक है, शैनिये ने कहा, मैंने आवश्यक बातें समझा दी हैं। अब हम आज की कक्षा के विषय पर आते हैं। सीधे पढ़ाना शुरू कर रही हैं। श्रेक में चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं। आज का पहला विषय है बैटल आर्मर मास्टर्स। शैनिये के शब्दों ने तुरंत सभी का ध्यान खींच लिया। बैटल आर्मर मास्टर कौन होता है और इसका बनने का क्या अर्थ है? हर एक सोल मास्टर का सपना बैटल आर्मर मास्टर बनना होता था, चाहे वो कहीं से भी आए हों। यहाँ के हर एक छात्र अपनी पिछली अकेडमी में प्रतिभाशाली था और उनके लक्ष्य स्पष्ट थे। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पहली कक्षा बैटल आर्मर मास्टर्स पर क्यों है। कारण ये है कि आप यहाँ आने से पहले ही बुनियादी ज्ञान सीख चुके हैं। यदि ऐसा न होता तो आप प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर पाते। इसलिए हम यहाँ उन बातों को नहीं दोहराएंगे। अगले 5, 10, 15 या शायद 20 वर्षों तक आपका लक्ष्य केवल एक होगा, बैटल आर्मर मास्टर बनना।
जैसा कि आप सभी ने उद्घाटन समारोह में एल्डर काई के भाषण में सुना, आप 35 वर्ष की आयु तक ही बाहरी प्रांगण में रह सकते हैं। यदि आप 35 से पहले एक शब्दीय बैटल आर्मर मास्टर नहीं बन पाए तो बिना स्नातक हुए घर भेज दिया जाएगा। लेकिन यदि आप सफल हो गए तो आप बाहरी प्रांगण से स्नातक होकर चले जाएंगे। ये श्रेक अकादमी के सभी छात्रों के लिए मानक है। अभी मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि केवल 33% बाहरी प्रांगण के छात्र ही स्नातक हो पाते हैं। दूसरे शब्दों में केवल 1/3 छात्रों में ही बैटल आर्मर मास्टर बनने की क्षमता होती है। यदि आप यहां आने से पहले अपने द्वितीय व्यवसाय की मजबूत नींव रख चुके हैं तो बधाई हो, आगे बढ़ना आपके लिए आसान होगा। लेकिन यदि नहीं तो आपको अपने व्यवसाय में सुधार के लिए दोगुनी मेहनत करनी होगी। जो भी छात्र 25 वर्ष या उससे कम आयु में एक शब्दीय बैटल आर्मर मास्टर बन जाएगा वो आंतरिक प्रांगण में प्रवेश के योग्य होगा। यदि आप आंतरिक प्रांगण की परीक्षा पास नहीं कर पाए तो आप केवल बाहरी प्रांगण के छात्र के रूप में स्नातक होकर चले जाएंगे। आपकी सोच से कहीं कम समय आपके पास है। वो थोड़ी देर रुकी ताकि उनके शब्द छात्रों के मन में गूंज सकें। अब हम असली विषय पर आते हैं। उन्होंने पूछा, आखिर बैटल आर्मर मास्टर होता कौन है? मुझे पूरा यकीन है कि आप में से ज्यादातर कहेंगे कि वो बस अधिक शक्तिशाली मेका पायलट होते हैं, है ना? पूरी कक्षा में अनायास ही सिर हिलने लगे। तो आप सभी गलतफहमी में हैं, और वो भी बहुत गंभीर। यदि तुम सब ये मानते हो कि बैटल आर्मर मास्टर बस इतना ही होते हैं तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। बैटल आर्मर मास्टर और मेका पायलट में जमीन आसमान का अंतर है, शेन ये ने दृढ़ स्वर में कहा। मेका पायलट अपने शरीर पर कपड़े पहनता है, जबकि बैटल आर्मर मास्टर अपने मार्शल सोल को कपड़े पहनाता है, क्योंकि मूल रूप से वो अब भी एक सोल मास्टर ही होता है। यही दोनों के बीच सबसे मौलिक अंतर है। इसे अच्छी तरह याद रखो। एक शब्दीय बैटल आर्मर केवल शुरुआत है। केवल 2 शब्दीय स्तर पर जब तुम अपने आर्मर के साथ पूरी तरह एक हो जाते हो और वो तुम्हारी शरीर तथा मार्शल सोल का विस्तार बन जाता है, तभी तुम्हें वास्तव में बैटल आर्मर मास्टर माना जाता है। इसी कारण से तुम्हें पहले अपने बैटल आर्मर को अपने मार्शल सोल के साथ फ्यूज करना होगा। दोनों को एक दूसरे के साथ अनुनाद करना चाहिए, एक दूसरे को आकर्षित करना चाहिए, जब तक कि वे एक पूर्ण इकाई न बन जाए। बैटल आर्मर के 4 स्तर होते हैं: 1 शब्दीय, 2 शब्दीय, 3 शब्दीय और 4 शब्दीय बैटल आर्मर। 4 स्तर कम लग सकते हैं, लेकिन हर स्तर के बीच की खाई असीम रूप से गहरी है। यदि तुम बैटल आर्मर मास्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें आर्मर निर्माण से जुड़ा एक द्वितीयक पेशा चुनना होगा। वर्तमान में सबसे प्रभावी पेशे हैं मेका मेकर और मेका डिजाइनर। मेका मेकर अपने बैटल आर्मर में सर्किट उकेरते हैं, जिससे बैटल आर्मर और मार्शल सोल का फ्यूजन आसान हो जाता है। डिजाइनर ऐसा आर्मर बनाते हैं जो तुम्हारे मार्शल सोल के साथ पूरी तरह मेल खाता हो, क्योंकि स्वयं को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं सुझाव देता हूं कि तुम इन दोनों में से किसी एक को चुनो। बेशक तुम ब्लैक स्मिथिंग या मेका मैकेनिक बनने का विकल्प भी चुन सकते हो। ब्लैक स्मिथिंग बेहद कठिन और श्रम साध्य है और आर्मर फॉर्ज करना कहीं अधिक मुश्किल होता है, लेकिन शक्तिशाली बैटल आर्मर बनाने के लिए यही सबसे उपयुक्त पेशा है। कोई भी व्यक्ति चारों पेशों के शिखर तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए सोच समझकर चुनाव करो। ये मत भूलो कि आर्मर बनाने के लिए तुम्हें दूसरों की सहायता भी चाहिए होगी, इसलिए ये भी सोचो कि योगदान अंक कैसे कमाए जाएं ताकि तुम उनकी सेवाएं ले सको। यदि उनका काम अच्छा हो तो उनसे मित्रता करना और एक दूसरे की मदद करना समझदारी होगी। व्यक्तिगत संबंध भी शक्ति का एक हिस्सा होते हैं। तुम्हारा बैटल आर्मर कितनी शक्ति दिखा सकता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारी उसके साथ संगतता कितनी है। पूर्ण एकता तुम्हारी शक्ति को 20 सोल रैंक तक बढ़ा सकती है। एक शब्दीय बैटल आर्मर मास्टर बनने की शर्तें हैं 5 सोल रिंग्स और अपने द्वितीयक पेशे में तीसरा रैंक। इसके अलावा धातु का 1000 परिष्कृत होना आवश्यक है। डिज़ाइन एक ग्रैंड मास्टर डिज़ाइनर द्वारा बनाया गया हो और आर्मर को ग्रैंड मास्टर मेकर द्वारा असेंबल किया गया हो। इसकी संगतता दर कम से कम 60% होनी चाहिए और कम से कम 9 आर्मर पीस होने चाहिए ताकि उसे बैटल आर्मर माना जा सके। तांग वुलिन, शे गुयुए और शू श्याओयान शेन यी के लंबे स्पष्टीकरण को पूरी तन्मयता से सुन रहे थे। बैटल आर्मर मास्टर बनने से जुड़ा एक भी शब्द चूकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उसी क्षण तांग वुलिन को एहसास हुआ कि एल्डर काई ने उनसे सामान्य छात्रों की तुलना में कितनी ज्यादा कठोर मांगे रखी थी। सामान्य छात्रों को 25 वर्ष की उम्र तक बैटल आर्मर मास्टर बनना होता था, जबकि तांग वुलिन और उसकी टीम को केवल 20 वर्ष तक का समय दिया गया था। 5 साल का ये अंतर बहुत बड़ा था। सोल रैंक 50 तक पहुंचना ही बेहद कठिन था। उन्हें 6 वर्षों में 20 सोल रैंक बढ़ाने थे। ऊपर से ये सब काफी नहीं था, उन्हें अपने द्वितीयक पेशों में भी प्रगति करनी थी ताकि वे वास्तव में अपना बैटल आर्मर बना सकें। उनके सामने काम का पहाड़ खड़ा था।
लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। तांग वुलिन ने मन ही मनाह भरी। आने वाले 6 वर्षों में वो अपनी जिंदगी का एक भी सेकंड बर्बाद नहीं कर सकता था। सुबह की कक्षाओं में कोई विराम नहीं था। एक लेक्चर के बाद सीधा अगला लेक्चर। कक्षाएं समाप्त होने के बाद तांग वुलिन शेन यी की बैटल आर्मर संबंधी बातों पर विचार करता हुआ अपने साथियों के साथ भोजनालय की ओर बढ़ा। कप्तान, आप क्या खाने वाले हैं? शे ने पूछा। तांग वुलिन अपनी सोच से चौंक कर बाहर आया तो पाया कि वे पहले ही भोजनालय पहुंच गए थे। स्वादिष्ट खाने की खुशबू ने उसकी इंद्रियों पर हमला कर दिया और उसका पेट जोर से गुर्राया। भूख ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। इसी क्षण तांग वुलिन ने दिन की सबसे बड़ी समस्या का सामना किया, दोपहर का भोजन। उसके पास केवल 100 योगदान अंक थे और वे उसे भरपेट खिलाने के लिए कहीं से भी पर्याप्त नहीं थे। कल जितना ढेर सारा खाना खाया था उसके बावजूद आज भी उसकी भूख उतनी ही जबरदस्त थी। सुबह खाए गए बचे खुचे काले स्टीम्ड बन भी बस थोड़ी देर के लिए ही काम आए थे। 100 अंक 20 लोगों को खिलाने के लिए काफी थे, लेकिन वो अकेला ही 20 से कहीं ज्यादा लोगों के बराबर खा सकता था। ब्लैक स्मिथिंग का काम याद करते हुए तांग वुलिन ने कहा, तुम लोग पहले जाकर खा लो, मैं अपने लिए कुछ जुगाड़ कर लूंगा। ये कहकर वो भोजनालय के दरवाजे की ओर मुड़ा और मन ही मन हिसाब लगाने लगा। काम पूरा होते ही उसके पास खाने के लिए योगदान अंक हो जाएंगे। उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। कप्तान कहाँ जा रहा है? शे ने संदेह से पूछा। मुझे लग रहा है कि वो कुछ अजीब करने वाला है, श्याओयान ने बुदबुदाया। खैर, पहले खा लेते हैं। दरवाजे के पास खड़े होकर तांग वुलिन ने अपने स्टोरेज डिवाइस से एक बोर्ड निकाला, उस पर कुछ शब्द लिखे और उसे सामने पकड़ लिया। चौथे रैंक का ब्लैकस्मिथ, प्रथम श्रेणी 1000 परिष्कृत करने में सक्षम हूँ। मेरे पास योगदान अंक कम है, इसलिए मैं प्रथम श्रेणी 1000 परिष्कृत के बदले 1 साल के भोजन का आदान प्रदान करना चाहता हूँ। जो भी इच्छुक हो कृपया मुझे एक भोजन करवा दे। शेषिए, जो ये देखने आया था कि तांग वुलिन क्या कर रहा है, बोर्ड पढ़ते ही दौड़कर वापस भाग गया। बॉस तो सच में खाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा शर्मिंदा नहीं है? वो खुद को सबके सामने क्यों बेच रहा है? शू श्याओयान खिलखिलाई। कप्तान को खाने के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है, जल्दी से लंच करके निकल चलते हैं। वैसे भी कल के उसके प्रदर्शन के बाद मुझे नहीं लगता कोई उसका प्रस्ताव स्वीकार करेगा। सोचो, उसे 1 साल तक खिलाने का खर्चा, वो उसकी सारी प्रथम श्रेणी 1000 परिष्कृत से भी ज्यादा महंगा पड़ेगा। 1 महीना शायद चल जाए, लेकिन कप्तान का पेट तो अनंत गड्ढा है। दरवाजे पर तांग वुलिन को यूं खड़े देखकर गु युए ने भौहें सिकोड़ ली। उसने सिर झुकाया और तेजी से खाना खाने लगी, जैसे उसके मन में कुछ और ही चल रहा हो। दोपहर के भोजन के दौरान लोगों की अनंत भीड़ दरवाजे से गुजरती रही। बहुतों ने तांग वुलिन को देखा, लेकिन किसी ने भी जरा सी भी रुचि नहीं दिखाई। तांग वुलिन ने जानबूझकर विनम्रता दिखाई और ये तथ्य छिपाया कि वो 5वें रैंक का ब्लैकस्मिथ है। वैसे भी उसकी उम्र और 15 साल से ज्यादा न दिखने वाली शक्ल को देखकर कोई उस पर विश्वास नहीं करता। इतनी कम उम्र में चौथे रैंक का ब्लैकस्मिथ होना लगभग असंभव माना जाता था। श्रेक अकेडमी में मेका डिजाइनर और मेका मेकर बादलों की तरह आम थे, लेकिन ब्लैकस्मिथ फीनिक्स के पंख और यूनिकॉर्न के सींग जितने दुर्लभ। जैसा कि शेन यी ने कहा, ब्लैकस्मिथिंग कठिन था और रैंक बढ़ाना उससे भी कठिन। सबसे अहम बात यह थी कि ब्लैकस्मिथ पहले 3 रैंकों में डिजाइनरों और मेकरों की तुलना में कहीं धीमी गति से आगे बढ़ते थे। जब मेका डिजाइनर और मेकर एक निश्चित मात्रा में सोल पावर प्राप्त कर लेते थे तो उनकी प्रगति पूरी तरह उनकी समझ पर निर्भर करती थी, लेकिन तीसरे रैंक के बाद आगे बढ़ना भी बेहद कठिन था। ब्लैकस्मिथिंग बिल्कुल अलग कहानी थी। केवल धातु को समझना पर्याप्त नहीं था। एक ब्लैकस्मिथ को हर दिन हथौड़ा उठाना, धीरे धीरे स्वयं को अगले स्तर तक पहुंचाना होता था। उन्हें अपना दिल और आत्मा पूरी तरह इस कला में झोंक देना होता था। अपनी जन्मजात दिव्य शक्ति और समझ के स्तर के कारण तांग वुलिन एक स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली ब्लैकस्मिथ था। उसने 6 वर्ष की उम्र में फोर्जिंग शुरू की थी। अब 7 साल बाद 13 वर्ष की उम्र में वो गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति का उपयोग करके स्पिरिट रिफाइन कर सकता था। ये उपलब्धि पूरे इतिहास में अभूतपूर्व थी। अतीत में कुछ स्वर्ग विरोधी प्रतिभाशाली मेका डिजाइनर और निर्माता ऐसे भी हुए थे जो तांग वुलिन की उम्र में ही उसी ऊंचाई तक पहुंच चुके थे। हालांकि एक ब्लैकस्मिथ के रूप में आगे बढ़ना डिजाइनर या निर्माता बनने की तुलना में कहीं अधिक आसान था। 5वें रैंक पर पहुंचने के बाद ब्लैकस्मिथ को केवल लगातार फॉर्जिंग करते रहना होता था ताकि वे एक दिन 6ठे रैंक तक पहुंच सके। इसके विपरीत डिजाइनर और निर्माता को 5वें रैंक के बाद हर नए स्तर पर पहुंचने के लिए भारी बाधाओं को पार करना पड़ता था। अधिकतर लोगों को मेका डिजाइन या निर्माण अधिक आकर्षक लगता था और शुरुआती चरणों में उनकी तेज प्रगति के कारण बहुत से लोग यही रास्ता चुनते थे। सभी सोल मास्टर ब्लैकस्मिथ बनने के लिए उपयुक्त नहीं होते थे। फॉर्जिंग शरीर पर भारी दबाव डालती थी और ये काम बेहद थकाऊ व उबाऊ होता था। तांग वुलिन के पेट से जोर से आवाज आई। दरवाजे पर विज्ञापन लगाए हुए उसे 10 मिनट हो चुके थे,
लेकिन किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं था। भूख से जूझते हुए टैंग बुलिन के मन में निराशा भर गई। मैं भूखा मर रहा हूं। अगर कोई ग्राहक नहीं मिला तो मुझे पेट भरने के लिए पानी ही पीना पड़ेगा। कम से कम फॉजिंग का काम पूरा करने पर 1000 अंक तो मिल ही जाएंगे, जिससे रात का खाना खा सकूंगा। अगर एक वक्त का खाना छोड़ना पड़ा तो क्या कर सकता हूं? दांत भींचते हुए टैंग वुलन ने अपने दुर्भाग्य को स्वीकार कर लिया। अचानक उसने एक धीमी आवाज सुनी। तुम 1000 रिफाइन कर सकते हो? हाँ? टैंग वुलन ने सिर उठाया और हैरानी से अपने ही वर्किंग स्टूडेंट साथी युआनेन को देखा। हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं। युआनेन हमेशा की तरह साधारण ही लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में तीव्र चमक थी। 1 साल तक खाना खिलाने की बजाय मैं तुम्हें प्रथम श्रेणी की 1000 रिफाइनिंग के 1100 पॉइंट्स दूंगा। क्या कहते हो? 1100? ये तो अकादमी से भी ज्यादा है। ठीक है। टैंग वुलन के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। इस समय उसके लिए खाना सबसे जरूरी था। लेकिन तुम्हें पहले भुगतान करना होगा। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, लेकिन ट्रांजैक्शन फीस तुम दोगे, युआनेन ने कहा। ट्रांजैक्शन फीस? टैंग वुलन ने हैरानी से पूछा। छात्रों के बीच होने वाले हर योगदान अंक के लेन देन पर अकादमी 1% शुल्क लेती है, युआनेन ने समझाया। ये तो लूट है, पूरी तरह से अपराध, टैंग वुलन ने मन ही मन चीख लगाई। ऐसा करते हैं तो मुझे बस खाना खिला दो, टैंग वुलन ने सुझाव दिया। सीधे भुगतान नहीं करना पड़ेगा। उसने हिसाब लगाया और पाया कि अगर वो कल जितना नहीं खाए तो 1100 पॉइंट्स पूरे दिन के खाने के लिए पर्याप्त होंगे। लेकिन कल के अनुभव के बाद वो समझ गया था कि अच्छा खाना कितना जरूरी है। अत्यधिक पौष्टिक भोजन उसकी रक्त ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता था। इसके अलावा ओल्ड टैंग ने कहा था कि अगर वो रोज ऐसा खाना खाए तो आगे की सील्स तोड़ना आसान होगा। रक्त ऊर्जा बढ़ने से न केवल उसका शरीर मजबूत होता था, बल्कि उसकी ब्लड एसेंस सोल रिंग भी बेहतर होती थी, यानी उसके लिए खाना भी साधना का एक तरीका था। आज की कक्षा में शैनी ने बताया था कि सोल मास्टर का शरीर जितना मजबूत होगा, वो उतनी जल्दी बैटल आर्मर उपयोग कर सकता है। 2 रिंग सोल मास्टर भी बैटल आर्मर उपयोग कर सकते थे, लेकिन केवल छोटे हिस्से ही। और यदि बैटल आर्मर बनाने में उपयोग हुआ धातु ब्लैकस्मिथ स्पिरिट से रिफाइन किया गया हो, तो उपयोगकर्ता का शरीर और भी मजबूत होना चाहिए। बैटल आर्मर मास्टर बनने के लिए रैंक 50 की सोल पावर आवश्यक थी, क्योंकि तब तक सोल पावर शरीर को पर्याप्त रूप से परिष्कृत कर चुकी होती थी। बैटल आर्मर के साथ फ्यूजन की प्रक्रिया मन, शरीर और मार्शल सोल तीनों पर जोरदार आघात डालती थी। जितने अधिक आर्मर भाग जुड़े होते, झटका उतना ही तीव्र होता। इसलिए अपनी रक्त ऊर्जा को परिष्कृत करना और बढ़ाना न केवल आगे की सील तोड़ने में सहायक था, बल्कि बैटल आर्मर मास्टर बनने की संभावना भी बढ़ाता था। अपने मेहनत से कमाई योगदान अंक खर्च करना टैंग वुलन को दर्दनाक लगता था, लेकिन उसके लिए प्रथम श्रेणी की 1000 रिफाइनिंग अब कोई बड़ी बात नहीं थी। 5वें रैंक का ब्लैकस्मिथ बनने के बाद वो एक दिन में 10 प्रथम श्रेणी की 1000 रिफाइनिंग आराम से कर सकता था। हालांकि ऐसी सफलता के लिए उसे पूरी एकाग्रता से फॉजिंग करनी पड़ती थी। भले ही वो कितना भी कंजूस हो, टैंग वुलन ये समझता था कि कुछ चीजों में कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, युआनेन ने तुरंत सहमति दे दी। फीस से बचने के लिए छात्र अक्सर ऐसा ही करते थे। टैंग वुलन ने अपना विज्ञापन बोर्ड समेटा और युआनेन के साथ भोजनालय की ओर चल पड़ा। भूख से बेहाल होने के बावजूद उसने पिछली रात जैसी हरकत करने की हिम्मत नहीं की। ईस्ट सी अकादमी के पहले काउंटर पर खाने के अनुभव का उपयोग करते हुए उसने सबसे पौष्टिक भोजन चुना। भोजन की कुल कीमत लगभग 420 योगदान अंक थी। उसने पहले कभी इतना शानदार भोजन नहीं किया। आखिर अगर प्रथम श्रेणी की 1000 रिफाइनिंग से खरीदा गया भोजन विलासिता नहीं है, तो फिर और क्या है? मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, टैंग वुलन। युआनेन ने बहुत पहले खाना खत्म कर लिया था और भौहें उठाकर टैंग वुलन को खाते हुए देख रहा था। हाँ, क्या बात है? टैंग वुलन ने अपनी 30वीं प्लेट अलग रखी और मुंह पोंछा। उसे लगभग तृप्ति महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ी जगह बची थी। गु युए, शिए शिए और शू श्याओयान बहुत पहले ही खाकर जा चुके थे। युआनेन केवल इसलिए रुका था क्योंकि उसे टैंग वुलन की प्रथम श्रेणी की 1000 रिफाइनिंग चाहिए थी। क्या बात है? टैंग वुलन ने सहानुभूति से पूछा। तुम सचमुच इंसान हो? युआनेन ने संजीदगी से पूछा। बिल्कुल हूँ, टैंग वुलन ने कहा। मैं बस थोड़ा ज्यादा खा लेता हूँ। लेकिन तुम्हें पता है ना कि ज्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता? युआनेन की आवाज में चिंता थी। टैंग वुलन ने सिर हिला दिया। मैं ज्यादा नहीं खा रहा, उसने जवाब दिया।
ज्यादा खाना तब होता है जब कोई कभी कभार अपनी सीमा से ज्यादा खा ले। मैं तो हर दिन इतना ही खाता हूँ, इसलिए इसे ज्यादा नहीं कहा जा सकता। ये मेरे लिए सामान्य है। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें 1 साल तक खाना खिलाने का वादा नहीं किया, युआनेन ने कहा, वरना मैं कंगाल हो जाता। चलो अब चलते हैं, तुम्हें अभी मेरे लिए फॉजिंग भी करनी है। अरे हाँ, मैं पूछना चाहता था, मैं फॉजिंग के लिए वर्कशॉप कहाँ पा सकता हूँ? दोपहर के भोजन के दौरान वे पहले ही सब तय कर चुके थे। भोजन की कीमत को युआनेन की अग्रिम भुगतान माना जाएगा। इसके बाद टैंग वुलिन युआनेन की पसंद की धातु को 1000 रिफाइन करेगा। फिर युआनेन भोजन की कीमत घटाकर शेष भुगतान रात का खाना खिलाकर करेगा। अगर फिर भी पूरा ना हुआ तो वो टैंग वुलिन का नाश्ता भी करवाएगा। अकादमी की ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन में कुछ वर्कशॉप हैं, लेकिन अगर तुम सदस्य नहीं हो तो उपयोग करने के लिए शुल्क देना पड़ेगा। ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन? टैंग वुलिन चौंक गया। अकादमी में अपनी ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन भी है? हाँ, कैंपस में बहुत सी एसोसिएशन है। ये सभी छात्रों द्वारा ही स्थापित की गई हैं, जिन्होंने अकादमी से जमीन किराए कर ली है। चूंकि ये साधना से संबंधित अनुभव प्रदान करती हैं, तुम्हें नए छात्रों को जल्द ही कई एसोसिएशन से निमंत्रण मिलेंगे। दूसरी पेशा साधना में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें किसी न किसी एसोसिएशन में शामिल होना ही पड़ेगा। चूंकि तुम ब्लैकस्मिथ हो, ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन ज्वाइन करना ही बेहतर है। इसी बातचीत के दौरान कोई तेजी से भोजनालय के दरवाजे से अंदर आया। जैसे ही टैंग वुलिन और युआनेन बाहर जाने वाले थे, उस व्यक्ति ने उनका रास्ता रोक लिया। उनके सामने खड़ा व्यक्ति एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके बाल आग की तरह लाल और बिखरे हुए थे। उसके शरीर से जलती हुई गर्म आभा निकल रही थी। उसकी लंबाई ज्यादा नहीं थी, लगभग 170 सेंटीमीटर, लेकिन उसके कंधे चौड़े और बाजू बेहद मोटे थे, टैंग वुलिन की कमर से भी बड़े। वो वहां खड़ा मानव किले जैसा लग रहा था। उसकी घनी लाल दाढ़ी और बाल मिलकर उसे एक शेर जैसा रूप दे रहे थे। भोजनालय में प्रवेश करते ही उसने गहरी सांस ली और जोर से गरजा, कौन है टैंग वुलिन? सामने आओ। हालांकि उसकी उपस्थिति देखने में बहुत भव्य नहीं थी, लेकिन उसकी दहाड़ ने 1000 से अधिक छात्रों की बातचीत को तुरंत चुप करा दिया और सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। टैंग वुलिन उससे मात्र 10 कदम की दूरी पर खड़ा था, उसकी विस्फोटक आभा से स्तब्ध। ये कैसी शक्ति है? उसने मन ही मन सोचा। ये आदमी तो बेहद शक्तिशाली है। माँ, मैं हूं। टैंग वुलिन ने अनजाने में हाथ उठा दिया। दरवाजा बंद होने के कारण वो वैसे भी नहीं जा सकता था। ऊपर से उसने इस आदमी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। तुम? आदमी ने उलझे हुए भाव से टैंग वुलिन को घूरा। उसकी लाल आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो लगभग 50 वर्ष का है। बस उसे अपने हुलिये की कोई परवाह नहीं थी। मेरे साथ चलो। लाल बालों वाला अजीब व्यक्ति आगे बढ़ा और टैंग वुलिन के कंधे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। आप कौन हैं? टैंग वुलिन ने पूछा और स्वाभाविक रूप से उसे रोकने के लिए हाथ उठा लिए। वो एक कदम पीछे हटा, पैर मोड़ा और दोनों हाथ आगे की ओर झोंक दिए, लेकिन उसका प्रतिरोध पूरी तरह बेकार गया। उसके दोनों हाथ उस आदमी के एक हाथ के सामने कुछ भी नहीं थे। उसकी बाहों की ताकत आसानी से एक और मोड़ दी गई और ऐसा लगा जैसे उस आदमी की बाह अचानक लंबी हो गई हो। उसका बड़ा हाथ टैंग वुलिन के कंधे पर कसकर जम गया। तेज चक्कर आने लगा और वो आदमी टैंग वुलिन को घसीटते हुए भोजनालय से बाहर ले गया। अरे! युआनेन चिल्लाया और तुरंत उनके पीछे दौड़ा। आखिर उसे अभी अपनी प्रथम श्रेणी की 1000 रिफाइनिंग चाहिए थी।